Academy. This is Prerna Sinha. As we are discussing the PYQ for Jharkhand PGT English, यानी कि हम लोग 2017 के PYQ को प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्लास. सो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो कोर्स है फॉर झारखंड पीजीटी इंग्लिश वो 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स में एनरोलमेंट नहीं किया है देन इस कोर्स में आप लोग एनरोलमेंट ले लें, बिकॉज ये कोर्स 21 अगस्त तक आपको 2999 में मिल रहा है. एंड 21 अगस्त के बाद अगर आप इस कोर्स में एनरोलमेंट करते हैं देन यू हैव टू पे 3999. सो अगर आप इस कोर्स में अभी एनरोलमेंट करना चाहते हैं देन आपको क्या करना है, सिर्फ लक्ष्य अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यानी कि जो लक्ष्य अकेडमी का जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. As we are discussing the PYQ for Jharkhand PGT English, यानी कि हम लोग 2017 के PYQ को प्रैक्टिस कर रहे हैं इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. ठीक है. सो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमारा ये जो कोर्स है फॉर झारखंड पीजीटी इंग्लिश ये 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है. जस्ट ओके. सो अगर आप 21 अगस्त तक इस कोर्स को लेते हैं देन यू हैव टू पे ओनली 2999 एंड 21 के बाद अगर आप इस कोर्स में एनरोलमेंट करवाते हैं देन यू हैव टू पे 3999. सो अगर आपको ये कोर्स में एनरोलमेंट करवाना है देन यूज दिस कूपन कोड दैट इज ऑफ 1000 एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन नंबर. एंड लक्ष्य अकेडमी ऐप को अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहते हैं then the link is given in the description box. So now coming to the question, that is women writers gained prominence in the period because of their access to. अब देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कोई पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया है. ठीक है, बस पीरियड लिखा हुआ है. सो इसमें पोइट्री नॉवेल एंड नॉलेज तो बिल्कुल नहीं होगा. मैं बता दूं क्योंकि इन्होंने कोई पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया. इन्होंने जस्ट लिखा है विमेन राइटर्स गेन्ड prominence in the period because of their access to. सिंपल सी बात है कि विमेन राइटर को उनकी पहचान कब मिली, कब उन्होंने प्रोमिनेंस को गेन किया और कैसे गेन किया. सो ऑब्वियस सी बात है विमेन को अगर एजुकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं देन द विमेन राइटर्स उन्हें प्रोमिनेंस गेन हुआ. सो आंसर क्या होगा, एजुकेशन. ठीक है, विमेन राइटर गेन्ड prominence in the period because of their access to education. यानी आज के जमाने में भी अगर हम किसी विमेन को पढ़ाते हैं सो ये बहुत बड़ी बात है, देन वो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट बन जाती है. सो उस टाइम में भी ऐसा ही था कि एजुकेशन के कारण ही विमेन राइटर्स जो थी वो लाइमलाइट में आई थी. जैसे आप जॉर्ज एलियट को ले लीजिए, उनका नाम मैरी एन इवांस था एंड वो एक फीमेल राइटर थी. उन्हें अपना नेम चेंज करना पड़ा, उन्हें एक लड़के का नाम लेना पड़ा यानी जॉर्ज एलियट. जॉर्ज एक लड़के का नाम होता है. सो आप देख लीजिए कि कैसे उस एज में विमेन राइटर्स को पढ़ा नहीं जाता था और इतने अच्छे राइटर्स को अपने नेम को बदलना पड़ा टू जस्ट अपने वर्क को लोगों तक पहुंचाने के लिए. सो यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन मिला तो विमेन राइटर ने पॉपुलैरिटी गेन की. ठीक है, सो द आंसर इज एजुकेशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज while the main trend of 18th century poetics had been to praise the general, the romantics found the source of poetry in the dash experience. यानी ये जो 18th century का जो मेन ट्रेंड था, ठीक है, पोएटिक्स में, ठीक है, उसमें रोमांटिक्स जो थे, रोमांटिक एज वाले जो थे, उन्हें क्या मिला, इन द सोर्स ऑफ पोएट्री उन्हें क्या मिला, कौन सा एक्सपीरियंस मिला. सो उन्हें पार्टिकुलर एंड यूनिक एक्सपीरियंस मिला. आंसर क्या होगा, पार्टिकुलर एंड यूनिक एक्सपीरियंस. ठीक है, व्हाइल द मेन ट्रेंड ऑफ 18th century poetics had been to praise the general. ठीक है,
The romantics found the source of poetry in the particular and unique experience. So the answer is particular and unique experience. Rosamond and Lydgate's relationship in Middlemarch fails because Middlemarch किसने लिखा था? मैंने अभी उनका नाम लिया था, जस्ट जॉर्ज एलियट ने. मिडलमार्च जॉर्ज एलियट ने लिखा था. एंड मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी मिडलमार्च के बारे में बता रखा है कि ये एक फिक्शनल टाउन था मिडलैंड. वहां पे ये कहानी को, अब ये कहानी उसी पे बेस्ड है, एक फिक्शनल टाउन है मिडलैंड. एंड इस नॉवेल को लिखा है जॉर्ज एलियट ने. एंड इस नॉवेल में एक कैरेक्टर है रोजामोंड एंड लिडगेट. तो उनका रिलेशनशिप जो था वो फेल क्यों हुआ? What was the reason behind their failure in the relationship? उनके relationship में fail क्यों हुआ, उनका failure क्यों आया? What was the reason? तो options है, they do not see the partiality of their own point of view, या फिर Lydgate is unreasonable, या फिर they dislike each other, या फिर they love each other. मैंने स्लाइड में डाल रखा है रोजामोंड एंड लिडगेट के बारे में. So now just coming to this slides, that is रोजामोंड विंसी. उनका पूरा नाम क्या है? रोजामोंड विंसी. You have to just remember names, right? Names आपको याद रखना. रोजामोंड विंसी. Vain, beautiful and shallow, Rosamond has a high opinion of her own charm and a low opinion of Middlemarch society. मतलब अपना चार्म जो था उनका, रोजामोंड का, उनके लिए वो अपना हाई, यानी रोजामोंड का जो चार्म था वो अपने लिए हाई ओपिनियन रखती थी. एंड मिडिलमार्च जो सोसाइटी थी उसके लिए उनका ओपिनियन बहुत लो था. She marries Lydgate, believing he will raise her social standing and keep her comfortable. अब वो क्या करती है, वो लिडगेट से तो शादी कर लेती है, क्या सोच करके कि वो उसके सोशल स्टैंडिंग्स को बढ़ावा देगा, उसकी सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा नाम कमाएगी एंड उसे बहुत कंफर्टेबल फील करवाएगा. वो ऐसा सोचती है. बट व्हेन हर हस्बैंड मेक्स फाइनेंशियली डिफिकल्टीज, she thwarts his effort to economize, seeing such sacrifices as beneath her and insulting. She cannot bear the idea of losing social status. मतलब जब लिडगेट के पास पैसे थे तो रोजामोंड ने उनसे शादी की ताकि वो अपना स्टेटस को रेज कर सके, ठीक है, एंड वो अच्छे से आराम से अपने लाइफ में जी सके. बट क्या होता है कि जब उनका जो हस्बैंड है यानी कि लिडगेट, जब वो फाइनेंशियली डिफिकल्टी को झेल रहा होता है, वो कुछ नहीं सोचती है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेटस ना लूज हो जाए, अपना स्टेटस ना चला जाए, वो बस इसीलिए उनका रिलेशनशिप फेल हुआ. ठीक है, क्योंकि आप वो एक अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करते थे एंड जब प्रॉब्लम आई तो रोजामोंड इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी. ठीक है, एंड लिडगेट के बारे में क्या बताया गया है, an idealistic, talented but naive young doctor. अब ये लिडगेट है, he was a doctor, a relatively poor but of good birth. गरीब तो था बट वो अच्छे घर का था. गुड बर्थ मतलब अच्छे घर का था. ठीक है, he hopes to make big advances in medicine through his research but ends up in an unhappy marriage with Rosamond Vincy. ठीक है, वो मेडिसिन में काम करना चाहता था, उसमें कुछ एडवांसेस लाना चाहता था अपने रिसर्च से. बट क्या होता है, वो जब रोजामोंड से शादी कर लेता है तो उसकी शादी बहुत अनहैप्पी मैरिज रहती है. ठीक है, he attempts to show he is answerable to no man fate and he eventually has to leave town, sacrificing his high ideas to please his wife. उसे क्या करना पड़ता है, टाउन छोड़ना पड़ता है, अपने हाई आइडियाज को सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपनी वाइफ को सिर्फ और सिर्फ प्लीज करने के लिए. उसकी जो वाइफ थी रोजामोंड, वो सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाना चाहती थी. ठीक है, एंड उसको प्लीज करते करते वो अपने सारे आइडियल्स को वो सैक्रिफाइस करता है. सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ देयर मैरिज. याद रखिएगा, दिस वाज द रीजन. अगर आप इस साइड को
नोट डाउन करना चाहते हैं then you can just take the screenshots. Okay, you can just take the screenshot because they are the important characters and they will definitely ask these types of topic in the examination. ठीक है, so you can just take the screenshot of this slide. So this was the reason behind their failure of the marriage. ठीक है, failure of their marriage. This was the because they do not see the partiality of their own point of view. दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट थे, ठीक है, एंड दोनों ने नहीं देखा उनका जो ओन पॉइंट ऑफ व्यू था. सो रोजामोंड एंड लिटगेट्स रिलेशनशिप इन मिडिल मार्च फेल्स because they do not see the partiality of their own point of view, right? So now coming to the next slide, that is when Jude separates from Arabella after her institution in the novel Jude the Obscure, he returns to his dream of a better dash in Christmas. So Jude the Obscure किसने लिखा है? थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी ने लिखा है. 1895 में लिखा है. ये मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी आप लोगों को बता रखा है. अगर आपने लिखा होगा तो सो आप लोगों को ये सारे छोटे छोटे आंसर्स याद रहे होंगे, ठीक है. सो मैंने ये सारे आपको बता रखा है. मिडिल मार्च के बारे में बताया है, जूट के बारे में बताया है. सो जूट का पूरा नाम क्या था मैंने ये भी बताया अपने प्रीवियस क्लास में. अगर आपने ध्यान से देखा होगा एंड नोट डाउन किया होगा, सो मैंने बता रखा है कि जूट का पूरा नाम था जूट फॉली, ठीक है. क्या होता है, मैंने ये भी बताया था कि जूड जो था उसका क्या ड्रीम था. वो एक स्कॉलर बनना चाहता था, ठीक है. उसका ड्रीम था कि वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर बने. उसका ड्रीम था एजुकेशन पाने का. वो क्या होता है, जब वो एराबेला से अलग होता है, जूड जो है जब वो एराबेला से अलग होता है तो वो क्या अपने ड्रीम में वापस जाता है. उसका ड्रीम क्या था, स्कॉलर बनना. यानी स्कॉलर किससे रिलेटेड होता है, एजुकेशन से. मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, religious practice भी नहीं होगा. The answer is education. So when Jude Fawley separates from Arabella after her insinuation in the novel Jude the Obscure, he returns to his dream of a better education in Christmas. वो क्रिसमस में ये सोचता है कि मैं एक बेटर एजुकेशन लूंगा अपने लिए. और मैं बता दूं, मैंने बता रखा है पहले भी कि it was the last completed work of Thomas Hardy, Jude the Obscure. It was the last completed work of Hardy. सारे पॉइंट्स आई थिंक आप सबने नोट तो किए होंगे पहले वाली क्लास में. ये इस वाले स्लाइड्स में भी मैंने वही चीज बताया है कि दिस इज द लास्ट कंप्लीटेड वर्क ऑफ थॉमस हार्डी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में. तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में. आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स इन द इमेज फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट. अब देखिए इन्होंने एक पिक्चर डाल दिया है एग्जाम में. इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या है कि आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो शेक्सपियर के प्ले से उनके जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट उनकी फोटोज को भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है. ये मुझे नया टाइप का क्वेश्चन लगा. इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं कि दे जस्ट पुट द पिक्चर ऑफ some character and you have to just name the character. यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चन का. मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि इस वाले एग्जाम को हमें हल्के में नहीं लेना है बिकॉज दे जस्ट फ्रेम अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस. उनके क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही बढ़िया है. यहाँ पे क्या है, ये कौन है, क्या आपने कभी ऐसे इमेज वाले को देखा है इन शेक्सपियर्स प्ले. दिस इज हैमलेट फ्रॉम शेक्सपियर वर्क. देखिए यहाँ पे तो प्ले को उन्होंने डिस्क्राइब कर ही दिया है कि ये हैमलेट से है, पर ये कौन है, क्या ये होरेशियो है, क्या ये क्लाउडियस है, क्या हैमलेट है, क्या वो लेट्रस, ठीक है. दिस इज हैमलेट. द आंसर इज हैमलेट. याद रखिएगा, पिक्चर्स हमें ध्यान में रखना है. वी हैव टू जस्ट रिमेम्बर कि ये जो है दिस इज हैमलेट. दिस इज हैमलेट, ठीक है. ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा इस टाइप का क्वेश्चन. तो आई होप जब हम कोर्स में मिलेंगे तो वी आर गोइंग टू जस्ट प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू.
ठीक है ना, कि हम लोग जब कोर्स में मिलेंगे आपसे, then we are going to practice these types of question too in our course. So now coming to the next question, that is the novel David Copperfield interweaves social condition, personal experiences, attitudes, and issues present in early dash England. ये जो नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड, इट इंटरवीव्स social condition, personal experience, and attitudes and issues present in early Victorian England. The answer is Victorian. What will be the answer? Victorian England. अब डेविड कॉपरफील्ड के बारे में भी मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि ये बहुत बड़ा टाइटल है इसका, डेविड कॉपरफील्ड का, दैट इज अ पर्सनल हिस्ट्री, adventures, experience, and observation of David Copperfield, the younger of Blunderstone Rookery, which he never meant to publish on any account, commonly known as David Copperfield, is a novel in the Bildungsroman genre by Charles Dickens. ये मैंने बताया, narrated by the eponymous David Copperfield, detailing his adventures in his journey from infancy to maturity. So ये इसका टाइटल बहुत बड़ा सा है, that is the personal history, adventure, experience and observation of David Copperfield, the younger of Blunderstone Rookery, which he never meant to publish on any account, commonly known as David Copperfield. सिंपल सा है, it's a Bildungsroman by Charles Dickens, and नरेटर कौन है इसमें? डेविड कॉपरफील्ड. एंड वो क्या बताता है? वो अपने बचपन से लेकर के मैच्योरिटी तक की अपनी जर्नी को बताता है, अपनी एडवेंचरस जर्नी को वो बताता है. एंड यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो डेविड कॉपरफील्ड है, इट वाज पब्लिश्ड एज अ सीरियल इन 1849 एंड 1850 एंड एज अ बुक इन 1850. सिंपल याद रखिएगा, एज अ बुक ये 1850 में आया था. एंड डेविड कॉपरफील्ड इज आल्सो नोन एज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. ये बिल्डम्स रोमन जॉनरे में था, ये याद रखिएगा. इट वाज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड weaving of truth and invention with events following Dickens' own life of the book he wrote. It was his favorite, called The Triumph of the Art of Dickens. It marks a turning point in his work, separating the novels of youth and those of maturity. ठीक है. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, ये बिल्डक्स रोमन जॉनरे में है, एंड एक डेविड कॉपरफील्ड है. ये इस नॉवेल का हीरो है, वो अपने इन्फेंसी से लेकर के मैच्योरिटी तक की अपनी जर्नी के बारे में बताता है. एंड जर्नी कैसी होती है उसकी? एडवेंचरस जर्नी होती है, एंड वो बहुत डिटेल्ड वे में अपनी जर्नी को बताता है. ठीक है. ये क्या होगा यहाँ पर? दैट इज the novel David Copperfield interweaves social condition, personal experiences, attitudes, and issues present in early Victorian England. Now coming to question number 47, that is, The Rainbow was initially titled Dash and after that Dash. Rainbow जब एक नॉवेल है by D.H. Lawrence. ठीक है, ये रेनबो किसने लिखा है? D.H. Lawrence ने लिखा है. ठीक है. पहले इसका टाइटल क्या था? तो पहले इसका टाइटल था द सिस्टर्स, एंड आफ्टर दैट द वेडिंग रिंग. याद रखिएगा, ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है. द सिस्टर्स, द वेडिंग रिंग्स. द सिस्टर रहेगा तो उस पर टिक नहीं लगाना है. द सिस्टर्स, द वेडिंग रिंग. ठीक है, द सिस्टर, द वेडिंग रिंग. मैं बार बार बोल रही हूँ आपको. तो हम लोग देख लेते हैं कि द रेनबो में किसके बारे में है, क्या है. सो द रेनबो इज अ नॉवेल by British author D.H. Lawrence. मैंने बताया कि it's a novel by D.H. Lawrence, first published by Mather and Company in 1950. याद रखिएगा, 1950 में publish किया गया था. So The Rainbow is a novel by D.H. Lawrence, first published in 1950. It follows 3 generations of the Brangwen family living in Nottinghamshire. ठीक है. It particularly focuses on individuals' struggle to growth and fulfillment within the confining strictures. ठीक है, ये जो है, ये लाइंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए.
within the confining structure of English social life. Lawrence 1920 novel Woman in Love is a sequel to Rainbow. अगर क्वेश्चन में आ जाए कि what was the sequel of the novel Rainbow by D.H. Lawrence, तो Women in Love is a sequel to the Rainbow. ये आप लोग याद रखिएगा, ये वाली स्लाइड, ये वाले लाइन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. Lawrence 1920 novel Women in Love is a sequel to Rainbow. This is a very important line. आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या देखा? The Rainbow was initially titled The Sisters, and after that The Wedding Ring. Clear? So now coming to the next slide, that is not country for old men. The young in one another's arm, bored in the trees, in the above lines, from sailing to Byzantium. Which country does that refer to? ये किसने लिखा था? Sailing to Byzantium. WB Yeats ने लिखा था. ठीक है. सो इस जो ये जो लाइंस है, दैट यहाँ पे जो ये लाइन दिया हुआ है, स्टार्ट हुआ है, दैट इज नॉट country for old men, the young in one another's arm, both in the tree. In the above lines, from sailing to Byzantium by W.B. Yeats, which country does that refer to? तो ये जो है, this, ये जो word है that, it refers to this natural word. ठीक है. It does not refer to any particular country, that is America, England या India को ये रेफर नहीं करता है. In fact, it refers this natural world. ठीक है. ठीक है. ये किसी कंट्री को, पर्टिकुलरली किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता, रेफर नहीं करता. इट जस्ट रेफर टू दिस नेचुरल वर्ल्ड. मैं सेलिंग टू बाइजेंटियम के मैंने स्लाइड्स में डाल रखे हैं पोएम, तो मैं पढ़ती हूँ. ठीक है. That is no country for old men, the young in one another's arm, birds in the trees, those dying generations at the assault. The salmon falls, the mackerel crowded sea, fish, flesh or fowl, comment all summer long. Whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music, all neglect. Monuments of unaging intellect. An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick, unless Saul clap its hand and sing, and louder sing, for every tatter in its mortal dress. Nor is there singing school but study, monuments of its own magnificence. And therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. O sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall, come from the holy fire, Perni a gyre, and be the singing master of my soul, consume my heart away, sick with desire, and fastened to a dying animal, it knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. Once out of nature, I shall never take my bodily from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enameling, to keep a drowsy emperor awake, or set upon a golden bow, to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or come true. तो मैंने ये लाइंस को पढ़ा. ये लाइंस मैंने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी. अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो आप लोगों ने ये लाइंस को देखा होगा, एंड यू आर जस्ट फेमिलियर. मैं ये बार बार इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. डायरेक्ट ये ना पोएम के लाइंस को पूछ लेते हैं आपसे, इसलिए मैं बार बार इसे पढ़ती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये एक रह सके कि नहीं ये सेलिंग टू बाइजेंटियम है, सेलिंग टू बाइजेंटियम है. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस पोएम. ठीक है. जब भी मुझे इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है, आई एम जस्ट रिपीटिंग, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट दिस पोएम इन एवरी स्लाइड, सो दैट आप लोगों को ये पोएम हमेशा याद रहे, लाइंस ऑफ दिस पोएम हमेशा याद रहे. ठीक है. सो
यहाँ पे दिस नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज दिस नेचुरल वर्ल्ड. The fictional name Hardy gave to Dorset, which forms the locale in many of his writing. अगर आपने थॉमस हार्डी के वर्क को देखा होगा, उसमें एक जो उनका नेम है वो हमेशा उनकी राइटिंग्स में रहता है. अगर आप फैमिलियर होंगे तो. सो कैंटरबेरी नहीं है, बैल्टीमोर भी नहीं है. इट्स बिटवीन ससेक्स एंड वेसेक्स. सो आप लोग वेसेक्स नाम से काफी फेमिलियर होंगे. सो द आंसर इज वेसेक्स. द आंसर इज वेसेक्स. Which explanation of Datta, Dayadhvam and Damyata, which Eliot inverted from the original, seems most suitable to you? ये टीएस इलियट का कौन सा वर्क है? ये कौन से वर्क में था ये सारे लाइंस? किसी को पता है? अगर आप लोगों को पता है तो जस्ट कमेंट. आप लोग कमेंट नहीं करते. आप लोगों को अगर आंसर पता है तो जस्ट कमेंट कीजिए, सो दैट मैं देखूं कि आप कौन कौन क्लास में अटेंटिव हैं या फिर बस एवरी क्लास को देख रहे हैं, बस चलो पढ़ लेते हैं. नहीं, मुझे जानना है कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं. सो मैंने बताया कि दाता, दयाध्वम एंड दमयता, ठीक है, ये किसमें है? द वेस्टलैंड में है, मैंने बताया था द वेस्टलैंड में है. एंड इसका मोस्ट आपको क्या लग रहा है? विच सीम्स द मोस्ट सुटेबल क्या है इसमें? सेल्फ कंट्रोल, गिविंग ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर गिविंग कंपैशन या कंट्रोल, या टेकिंग कंपैशन कंट्रोल, या फिर अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस या कंट्रोल. सो दाता, दयाध्वम एंड दमयता मीन्स होता है giving compassion and control. The answer is giving compassion and control. वेस्टलैंड के बारे में आप लोगों को पता है कि ये 5 सेक्शंस में था, मैंने बताया था. 5 सेक्शंस में था, मैंने बताया था. यू जस्ट रिमेम्बर कौन कौन से वो सेक्शंस हैं कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप 5 सेक्शंस हैं, कौन कौन से सेक्शन है. तो मैं पहला सेक्शन बता देती हूँ. पहला टॉपिक, पहला जो है द बरियल ऑफ डेड. उसके बाद और 4 कौन कौन से हैं. सो अगर आप लोगों को पता है तो जस्ट कमेंट कीजिए कि क्या होगा. मैं जस्ट देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये याद है या नहीं है. मैंने बता रखा था क्लास में, सो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये याद है या नहीं है. मैंने पहला टॉपिक बता दिया है, द बरियल ऑफ डेथ. उसके बाद 3 जो है, 4 जो बचे हैं वो आपका काम है. आप लोग जस्ट कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा. दैट्स इट. सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. एंड जो हमारा काम है रिवीजन करने का, लेट्स जस्ट टेक अ क्विक रिवीजन कि हमने आज क्या पढ़ा. सो पहला क्वेश्चन है, women writers gained prominence in the period because of their access to education. Because of their access to education. While the main trend of 18th century poetics had been to praise the general, the romantics found the source of poetry in the particular unique experience. The answer is particular unique experience. Rosamond and Lydgate's relationship in Middlemarch fails because they do not see the partiality of their own point of view. Question number 44, that is, when Jude separates from Arabella after her insinuation in the novel Jude the Obscure, he returns to his dream of a better education in Christmas. Identify the character. ये कौन है? He is Hamlet. याद रखिएगा, he is Hamlet. So, the novel David Copperfield interweaves social condition, personal experiences, attitudes and issues present in early Victorian England. The answer is Victorian. Rainbow was initially titled The Sisters and after that The Wedding Ring. याद रहेगा, The Sister, The Wedding Ring. अगर क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है क्वेश्चन, the answer will be The Sisters, The Wedding Ring, because पहले The Sister था and after that The Wedding Ring. क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं. ये लाइन दिए हुए हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम का, एंड इसमें दैट जो है वो कौन से वर्ड को रिफर करता है? तो the word that refers to this natural world, वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसी पर्टिकुलर
कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, याद रखना, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस नेचुरल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 49, the fictional name Hardy gave to Dorset, which forms locale in many of his writing. सिंपल, वेसेक्स। याद रखिएगा, वेसेक्स, थॉमस हार्डी मतलब वेसेक्स, अगर पूछा जाए तो वेसेक्स। ठीक है, द आंसर इज वेसेक्स। एंड 50 नंबर में क्या है, विच एक्सप्लेनेशन ऑफ दाता, दयाध्वम एंड दमयता which Eliot inverted from the original seems most suitable to you। इसमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन सुटेबल है? सो द आंसर इज गिविंग compassion and control। the answer is giving compassion and control। and मैंने आपको कुछ वर्क दिया है, सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जस्ट कमेंट कीजिए इस पे, सो मैं देख सकूं कि कैसा है आप लोग का प्रिपरेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड मैं फिर से आप लोगों को याद दिला रही हूँ कि 22 से हमारे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं एंड 21 तक ये ऑफर है। अगर आप 21 तक कोर्स को लेते हैं देन यू विल हैव टू पे ओनली 2,999। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।